बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, आमतौर पर मुसीबतों में देखा जाता है कि हमारे अंदर किस हद तक एका है। हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का अंदाज़ा भी अपनी मुश्किलों में ही लगाते हैं। आमतौर पर अच्छे हालात में इन दोनों चीज़ों का अंदाज़ा लगाया ही नहीं जाता, बल्कि लगाना ही बहुत मुश्किल होता है। पाकिस्तान ने अपनी 70-72 साल तारीख के अंदर बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है, जिसमें बदतरीन ज़लज़ले भी थे, जिसमें बदतरीन सैलाब भी आए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, कुदरती आफात भी थी, कुछ ऐसी बीमारियाँ जिनसे मुतल्लिक बैरून ममालिक से लोगों को बुलाया गया कि इसके हल के लिए कुछ किया जाए। और यानी मैं डेंगू वगैरह से लेके हर चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा हमने बहैसियत कौम एक होने का सबूत दिया। कोई भी हल्का हो, चाहे समाजी हो, चाहे सियासी हो, चाहे मजहबी हो, कोई इनफरादी सतह पर हो या इज्तिमाई सतह पर हो, हर एक ने कोशिश की है कि इंसानियत की खिदमत की जा सके, दुख और तकलीफ में मुब्तला लोगों का कुछ ख्याल रखा जा सके, या यूँ कहिए कि अपनी आखिरत का सामान इकट्ठा किया जा सके। इस वक्त भी मुल्क को एक बहुत, बल्कि मुल्क क्या पूरी दुनिया को एक चैलेंज दरपेश है, जिसमें पाकिस्तान भी अपनी कैपेसिटी के हवाले से इस वक्त बदतरीन एटमॉस्फेयर पे है। कंप्रेस करके देखा जाए तो पाकिस्तान का इस वक्त ना सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो भी इस वक्त तनकीद के निशाने पर है, दूसरा साथ साथ पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो भी काफ़ी सुकड़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे मौके पर कई ऐसे किरदार थे जिन्होंने एक बार फिर इंसानियत की याद ताज़ा करा दी, एहसास की याद ताज़ा करा दी, उन रिश्तों को मज़ीद मजबूत किया जिन रिश्तों से मुतल्लिक कहा जाता है कि रिश्ते दरअसल एहसास से ही बनते हैं। हमें इस कोरोना के माहौल में आज तक की तारीख में हमने देखा कि मजहबी जमातें बहुत पेश रहीं, इनफरादी सतह पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, सियासी तौर पर भी बुर्दबारी का मुजाहरा लोगों की मदद करने की हद तक तो बहुत ज़्यादा हमने देखा। लेकिन हमने देखा कि वो NGO जो आम तौर पर सैलाब के दिनों में, ज़लज़ले के दिनों में या बुनियादी इंसानी हकूक़ की कमी के सिलसिले में अपनी आवाज़ों को बहुत बुलंद से बुलंदतर करती थी, इस बार कोरोना के माहौल में या तो वो नज़र नहीं आई, या तो उन्होंने उतना काम नहीं किया, या मीडिया ने उन्हें इग्नोर किया। आज के प्रोग्राम का यही मौजू है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ हैं, समाजी कारकुन हैं निग्गत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सियासतदान है अफनानुल्लाह खान, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमने कोशिश किया कि माशरे के 3 बड़े आदमियों को आपके सामने पेश किया जाए जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आगाज़ इफ्तिखार अहमद साहब आपसे करता हूँ, आपकी सेहत की नहायत दुआओं के साथ। इफ्तिखार साहब, सवाल ये कि NGOs कोरोना की वजह से फैलने वाले बहरान और लॉकडाउन में नजर नहीं आई, आपको क्या लगा, ऐसा क्यों है? और इसके पैरेलल हमने मजहबी लोगों को, मजहबी तंजीमों के लोगों को बहुत ज्यादा देखा है। अगर ये बात है कि अगर आप निगत दाद से बात शुरू करवाएं ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में मुझसे बहुत ज्यादा है। NGO के साथ काम करने का मुझे बहुत कम इत्तेफाक हुआ है, और जिन NGO को मैं जानता हूँ वो एक खास सोच के हमल NGOs हैं। निगत ने चूंकि इस फील्ड में काम किया, अगर वो हमें बताएं, ब्रीफ करें। ठीक है, तो आप बड़ी बात महसूस करता हूँ कि मुझे तो सच कोई NGO नजर नहीं आ रही। मुमकिन है मेरी चूंकि वाकिफ नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं शुरू करना चाहता। निगत बात शुरू करें ताकि हम समझ पाएं, और फिर हम अपने ख्यालात का, मैं तो कम से कम अपने ख्यालात का इजहार निगत दाद के बात करूँ। ठीक है, मैं निगत साहब आपसे ये सवाल है, आप जवाब देंगी प्लीज। जी बिल्कुल। आपने जो NGOs का जो किरदार है कोरोना के हवाले से उसके बारे में बात की है, तो सबसे पहले तो ये कि हमें थोड़ा सा, अगर हम कोरोना से पहले के कुछ साल जो हैं उन पे अगर नज़र दौड़ाएं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब सैलाब के दिनों में या ज़लज़ले के दिनों में NGOs क्यों इतनी हमें मुतहर्रिक नज़र आई थी। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त NGOs के हवाले से जो पॉलिसीज थी वो फ्लेक्सिबल थी। काफ़ी NGOs पाकिस्तान में काम कर रही थी, काफ़ी मजबूत थी, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी का नैरेटिव स्ट्रॉन्ग होता गया, फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती गई, और ख़ास तौर पे लोकल NGOs और इंटरनेशनल NGOs के हवाले से। तो हम उस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पिछले चंद सालों में NGOs जो हैं उनको, उनकी जो फाउंडेशन है वो किस तरीके से कमज़ोर हुई, किस तरीके से वो उन पॉलिसीज जो कि सख्त से सख्त पॉलिसीज आई
और जिस तरह उनको स्क्रूटनाइज किया गया, वो क्यों इतनी अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकी। जहां तक ये बात है कि कोरोना में सिविल सोसाइटी का क्या किरदार है, ये बहुत जरूरी है देखना कि बहुत सी मूवमेंट्स में हमें मुतहरिक नजर आए, बहुत सी एनजीओज हमें मुतहरिक नजर आए, चाहे वो मजदूरों के हकूक पे हो, चाहे वो पीपीई को तकसीम करना हो, चाहे वो राशन तकसीम करना हो। चूंकि मेरा ताल्लुक बहुत से इदारों के भी है, तहरीकों के साथ भी है, तो मैंने देखा कि एनजीओज एक ज़ाब्ते से काम करती हैं, उनके पास वो कोई प्रोजेक्ट होते हैं, ऑलरेडी फंडिंग होती है। लेकिन कोरोना या पेंडेमिक एक ऐसी चीज है जिससे हम सब लोग पहली दफा नंबरदार आजमा हो रहे हैं। तो अच्छा, यानी आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए जैसे एनजीओज पर किसी किस्म की कोई पाबंदी थी, क्योंकि हमने प्रॉपर किसी एनजीओ को जो माजी में बहुत नजर आती रही, मास्क की तकसीम नहीं देखी, कोरोना से बचाव के लिए कोई लिबास तकसीम करते हुए नहीं देखा, या अवेयरनेस की कोई खास मुहिम चलाते हुए नहीं देखी। इनफरादी सतह पर तो लोगों में बहुत देखी है, यकीनन आपने भी किया होगा। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल कतन एग्री नहीं करती कि नहीं देखा। मेरा ख्याल में एक तो ये कि उसको इतना ज्यादा दिखाया नहीं गया, लेकिन ये बहुत बात जरूरी है कि एनजीओ या सिविल सोसाइटी को पिछले चंद सालों में कितना कमजोर किया गया है। अगर वो इस वक्त मुस्तहकम होती तो आपको उतनी ही ज्यादा जोशो जज्बे के साथ नजर आते जैसे वो हमें सैलाब के दिनों में या जल्जले के दिनों में नजर आई थी। लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी एनजीओज और ऐसे इदारे हमें मुतहरिक नजर आए। आप हकूक़ खल्क मूवमेंट को ले लें, उन्होंने इतने ज्यादा राशन तकसीम किया है। इसी तरीके से हमारे कुछ यंग वुमेन आर्टिस्ट हैं, प्रिंट फॉर पेंडेमिक के नाम से, उन्होंने 50 लाख रुपए सिर्फ अपने 8 पीसेस ऑनलाइन सेल करके उन्होंने पैसे लिए और वो पेंडेमिक में दिए। औरत मार्च जो है, उन्होंने पूरे जहां जहां पे ये मौजूद हैं, उन्होंने वहां पे भी राशन तकसीम किया, उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। लेबर राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतने ज्यादा मजदूर डिफरेंट जो निजी इदारे हैं, उन्होंने डेली वेजेस को निकाला है, उन्होंने अपने वर्कर्स को निकाला है बगैर किसी प्रॉपर मैकेनिज्म के, ये उसके लिए आवाज उठा रही हैं। 2 बच्चियों का मैं जिक्र करना चाहूंगी, टीनेजर्स हैं, 14 साल और 16 साल की बच्चियां, और उन्होंने राशन 5000 फैमिलीज के लिए राशन इकट्ठा किया। नौरीना शम्स हैं जो हमारी स्क्वैश की प्लेयर हैं, उन्होंने केपी में कोई हजारों खानदानों में राशन इकट्ठा किया। तो हमें नजर जरूर आए हैं। ये अलग बात है कि जो इदारे एक मुस्तहकम तरीके से काम करते नजर आए और जिनकी फाउंडेशन पे कभी भी कोई कदगन नहीं लगी, वो आपको और ज्यादा एक्टिव नजर आए। ठीक है, यकीनन रिलीजियस इदारे मौजूद हैं। अच्छा, इन दोनों मौजूद मेहमानों के बाद अब हम बात में आएंगे इफ्तिखार अहमद साहब के बाद, लेकिन अफनान खान साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। अफनान साहब, आपको क्या लगा कि इतना तो मान गई निगहदार साहिबा कि उतना काम नहीं कर सकी जितना माजी में करती थी, क्योंकि कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी गई थी, लेकिन बहरहाल काम हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा वो जो काम हुआ है उसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। आपको भी ऐसा ही लगा? मैं इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं करूंगा। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक उनमें से देखें, इसका थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं कि हमारे मुल्क में चैरिटी जो है वो क्यों होती है और उसकी क्या वजूहत हैं। स्टैनफोर्ड की एक रिपोर्ट थी 2018 की, उनकी सोशल इनोवेशन रिव्यू, स्टैनफोर्ड सोशल इनोवेशन रिव्यू, उसके अंदर वो ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चैरिटी हुई है वो पाकिस्तान में हुई है, और उन्होंने उसकी तकरीबन मकदार को तकरीबन 300 अरब रुपए बताई। और उसमें उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 98% पाकिस्तान की पॉपुलेशन किसी न किसी लेवल पे चैरिटी करती है, और उसकी जो बुनियाद है उस चैरिटी की, वो उन्होंने ये कहा कि वो रिचुअल्स हैं जो आपके इस्लामिक रिचुअल्स हैं, जिसके अंदर आपका ज़कात, फितराना और सदका, ये वाले तमाम मामलात आते हैं। तो क्योंकि जब भी जो भी इस्लामिक रिलेटेड जो हमारी NGOs हैं, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन हो गई या ईदी वेलफेयर ट्रस्ट हो गई, या आपने देखा अभी जहाज़ गिरा तो सबसे पहले वहाँ पे फैसल ईदी साहब पहुँचे हुए थे। तो इन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने हर मुश्किल वक्त में बहुत काम किया है, उसमें इसकी कोई दो राय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जो बाकी NGOs हैं वो काम नहीं करती, लेकिन क्योंकि बाकी NGOs की और एक्टिविटीज़ भी रही हैं। अब जैसे मेरी बहन ये कह रही थी कि उनके ऊपर सख्ती कर दी गई, सख्ती करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि उसामा बिन लादेन वाले केस के अंदर आपको पता है कि पोलियो की जो मामलात थे उसके अंदर एक डॉक्टर इन्वॉल्व थे और वो
एक एनजीओ के थ्रू ही ऑपरेट कर रहे थे। तो ज़ाहिर जब आपके पाकिस्तान के जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ अगर फॉरेन फंडेड एनजीओ जाएंगी तो फिर उनको ज़ाहिर है उनको रोकना जो है वो स्टेट का काम भी है, और ज़ाहिर है इस मुल्क के अवाम भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा काम पाकिस्तान के अंदर हो। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ऐसी एनजीओज हैं जो कि बाहर से चंदा लेती हैं, उनको काम ज़रूर करना चाहिए, ये नहीं कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको अपने इमेज के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो उन एजेंडास को अगर उनको आगे लेके चलेंगी, जैसे कि आपने देखा कि कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ है मिसाल के तौर पे, या हमारे कल्चरल वैल्यूज़ जो हैं, जो हमारी इस्लामिक कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हैं, फाशी और रुयानी फैलाने के हद तक भी काम करती रही हैं। तो ज़ाहिर है फिर आप उनका जो ट्रस्ट है अवाम का उनके ऊपर तो नहीं होगा, चाहे उन्होंने चैरिटी देनी हो या बाकी मामलात हो। तो मेरा ये ख्याल है कि कुछ इसके अंदर सोल सर्चिंग की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है एनजीओ के लेवल के ऊपर भी। और जहाँ तक बात रह गई, जो देखें इस्लाम को जो है वो हर बात के ऊपर हमारे मुल्क में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया मुसलमानों को। हर बात में जी इस्लाम, कोई मसला हो जाए उसको जाके हमारे अपने कोई मामलात हो, हमारे अपने कल्चरल इशूज हो, उसको भी इस्लाम से रिलेट करके इस्लाम को बदनाम किया। लेकिन जब अच्छा वक्त आता है, जब देखें ये वक्त इस वक्त जब मुश्किल वक्त है मुल्क के ऊपर, तो आप देखेंगे वही इस्लामिक चैरिटीज जो है वो उनके लोगों को कोरोना भी हो रहा है लेकिन फिर भी वो लोग पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये भी बिल्कुल हम देख रहे हैं कि इनका या तो नेटवर्क अच्छा है, इनका काम मीडिया पे भी नजर आ रहा है, और हमने ये भी देखा है बात फोटो सेशन तक भी गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब आपको नजर आता है ना। जी इरफान, मेरा इफ्तिखार साहब से सवाल है, मैं दोबारा आ रहा हूँ आपके पास, जी इफ्तिखार साहब। मैंने इसीलिए कहा था कि निगत दाद से बात शुरू कराएं। निगत ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को दिया और मेरा दूसरा दोस्त बिल्कुल उसके एंटी पॉइंट ऑफ व्यू का हामी है। अब मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के साथ नहीं चल सकता। मैं इस बात को मानता हूँ किसी जगह एक वाकया हो पाकिस्तान में माजी में हुआ, उस पर बहुत सारे एनजीओज ने और फाउंडेशंस ने काम किया। अब जो का मुतासर पूरा पाकिस्तान है और कोई इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। अगर आप देखें मजहबी जमातों के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका भी जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पंजाब से लेके कराची तक फैला हो। ठीक है। और ये जो हम मुसीबत का सामना कर रहे हैं, ये एक जगह का जल्जला या किसी एक इलाके का सैलाब या किसी एक इलाके की बीमारी से तल्लक नहीं है। इसमें हम पूरे इन्वॉल्व हैं और हमारी जो मुश्किल है वो बहुत बड़ी है। ठीक है। और आपका ये सवाल जेन्युइन है कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है। सिविल सोसाइटी का रोल इसमें एक उस तमाशबीन का है जो लोगों को समझा नहीं पाई कि क्या करना है, क्योंकि सिविल सोसाइटी खुद नहीं समझना चाहती। और सिविल सोसाइटी की बाहर से नहीं आती, सिविल सोसाइटी आप में, मुझसे और निगत से और इन दोस्त से पर ही डिपेंड करती है और इन्हीं से बनती है। हम इस बात को तय नहीं कर पाए कि क्या कोई ये बीमारी भी है। आप देखें ना कि पहले रोज 10 बजे रात अजानें होती थी, मैं इस खातर के मसाजिद को इजाजत दे दी है। जैसी मसाजिद को इजाजत मिली वो अजानें बंद हो। आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो मेरा दोस्त मजहब की बात कर रहा है कि किस तरीके से मजहब को उन पहले दिनों में इस्तेमाल किया गया जब उन पे पाबंदी का खदशा था कि उन पे सोशल डिस्टेंस का जो कानून है उसका इतलाक करवाया जाएगा। जब उस इतलाक करवाने से सरकार बड़ी उलझमा हो गई और सरकार ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद वो अजानों का सिलसिला भी खत्म हो गया। हालांकि उसके बाद बिल्कुल आज तक 2000 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, 1 लाख को आज हम टच कर रहे हैं। ये वो वक्त था जब इनमें इन उलमाए कराम का इन मसाजिद से अजान होनी चाहिए थी उन लोगों के लिए जो फौत हो गए, उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए जिनको हमने बचाना है। लेकिन हमारा रोल ये रहा ही नहीं। बाकी एनजीओ, मैं बिल्कुल इस बात के साथ तवाक़ करता हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग है, आप इन एनजीओ की बात कर रही हैं, वो तो मीडिया ग्रुप मीडिया में भी आ गई है, मीडिया के में आई है। और ये जो आप चैनल चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर, उसको फॉरेन फंडिंग मिल रही है। तो फॉरेन फंडिंग को इतराज समझने के बजाय ये देखना चाहिए कि क्या इतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में थी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मुल्क में थी जो ये काम करती। और ये जो सवाल है कि दीन के हवाले से लोग चंदा देते हैं, लोग फितराना देते हैं, आई एग्री विद यू। लेकिन सवाल है ये सिर्फ इसमें फिर हम बढ़ जाते हैं। जब हम दीन की बात करते हैं तो बहुत सारे फिरकों में हम बढ़ जाते हैं। जब फिरकों में बढ़ते हैं
तो एक दूसरे की एक ही इलाके में एक दूसरे की खिंचाई करने के लिए वसाजियत लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं, बजाय इत्तेफाक राय पैदा हो हमारे में इख्तिलाफ राय पैदा हो जाता है। और इस वक्त सिविल सोसाइटी बुरी तरह कंफ्यूज है, बहुत बुरी तरह कंफ्यूज है। यदि पढ़े लिखे लोग भी कंफ्यूज हैं और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है इब्तिदा में तो इस वायरस का नाम ही हम लोगों ने तबलीगी वायरस रख दिया था और वो ज़ायरीन वाला वायरस रख दिया था। हमने तो ये भी मजहबी हलकों से निकला था ना। देखिए बात सुने, मैं आपको बताऊं कि आप यकीन करेंगे देहातों में लोग, मैं भी परसों नारायण में था, मैं हैरान रह गया कि वहां पे ये हम तो मास्क पहन के गए थे, मैं और मेरा बेटा और हमारे दो साथी, आप यकीन करें वो हमें ऐसे देख रहे थे हम कोई बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो दुनिया के किसी और जगह से आए हैं। अच्छा। तो बताया कि भाई एक खतरनाक सूरत हाल है, वो हंस रहे थे हमें देख के। फिर हमने मास्क उतार के जेबों में डाली, हमने कहा इधर तो मजाक उड़वाने के अलावा कुछ नहीं है, इन लोगों को समझ नहीं आएगी कि हम कर रहे हैं। तो ये सिविल सोसाइटी की बुरी तरह नाकामी है, खा वो NGOs हैं खा वो फाउंडेशन हैं। हम कन्विंस नहीं कर पाए पूरी कौम को कि इस मामले में इकट्ठी हो, और हम किसी की मदद नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जिसमें आप करीब नहीं जा सकते मरीज के, उसको फिजिकली सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी कोई ऐसी मदद नहीं, उसको दवाई नहीं दे सकते, लेकिन हम एजुकेट कर सकते थे लोगों को और लोगों को मजबूर कर सकते थे वो बाजारों में मत पहने, बच्चों को साथ लेके मत जाएं, शॉपिंग मत करें, और हम बचत करा सकते थे। इससे शायद हजारों लोग मौत में जाने से बच जाते। ठीक है ज़फ़र साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद निगहदार साहब आपसे सवाल होगा कि क्या जो लोकल डोनर है वो पाकिस्तान में मौजूद NGOs के ऊपर ट्रस्ट करता है अपना पैसा देने के लिए, और क्या इफ्तिखार साहब की इस बात से वो इत्तफाक करती हैं कि कोई NGO पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी की नहीं थी कि वो इस सिलसिले में कोई काम कर सकती। इस ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक। जी निगहदार साहब, आपसे सवाल है कि क्या जो पाकिस्तान का जो लोकल डोनर है वो पाकिस्तान में मौजूद जो NGOs हैं उनके ऊपर उतना ट्रस्ट करता है, या इस सूरत हाल में इस पेंडेमिक के वक्त में क्या उन्होंने ट्रस्ट किया था या नहीं किया था? और दूसरा सवाल ये साथ ही आपके, क्या इस बार ही औरतों और बच्चों के हकूक पामाल नहीं हो रहे थे, या उनके हकूक पहुंचाने की जरूरत नहीं थी इस कोरोना वायरस के दौर में? तो एक तो ये कि जब हम लोकल डोनर की बात करते हैं तो उसमें डोनर ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं और अफराद भी आ जाते हैं। जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो हमने देखा है कि जो अफराद हैं जब वो डोनेशन देते हैं तो वो या तो ज़्यादातर ऐसे इस्लामी इदारों को देते हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं, या फिर उनका जो ट्रस्ट है वो ईदी फाउंडेशन जैसे जो फलाही इदारे हैं उनमें है, जिनका काम पूरे मुल्क में नजर आता है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद ऐसी इतनी मल्टीपल मीटिंग्स का हिस्सा रही हूँ। आई थिंक हम लोगों को ये भी देखने की जरूरत है कि ये पेंडेमिक जो है इसमें आपकी लिमिटेशंस भी बहुत थी कि एक तो लॉकडाउन की सूरत हाल, उसके बाद NGOs या सिविल सोसाइटी के अपने जो इदारे हैं वो ऑफिसेज उनको क्लोज करने पड़े, आपकी स्टेट मशीनरी खुद इतनी मुतासिर हुई। तो जहां तक मैं यही पूछना चाहूंगा निगहदार साहबा, ये जो SOPs हैं, ये जो पैरामीटर्स हैं, क्या ये मजहबी लोगों के लिए नहीं थे, या उनको ये बीमारियां असर नहीं करती? वो क्यों इतना आगे थे? मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि एक तो ये अवेयरनेस की भी बात है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि बहुत से इदारे जो नहीं काम कर सके, वो उसकी एक वजह ये भी है कि SOPs बहुत स्ट्रांग हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग भी है कि हमने बाहर नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग बाहर निकले हैं। हाँ ये है कि कवरेज में हम लोगों ने देखा कि उन लोगों की ज्यादा कवरेज हुई जिनकी यूजुअली कवरेज होती है, लेकिन बहुत सी इस तरह की पॉलिसी लेवल पे भी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग सिर्फ अपने आप को राशन और PPEs की हद तक महदूद ना रखें। मेरा ख्याल में ये बहुत जरूरी है ये देखना कि पॉलिसी लेवल पे कितनी इनपुट उन्होंने दी है। एहसास प्रोग्राम जो है उसमें बहुत से मिलियंस ऑफ लोगों को, औरतों को जो है या डेली वेजेस को एक बेनिफिट दिया गया है, लेकिन ये आपकी सिविल सोसाइटी इदारे ही हैं जिन्होंने उनमें गैप्स आइडेंटिफाई किए कि कौन से ऐसे फिल्टर्स हैं जिनकी वजह से मुस्तहिक लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहा एहसास प्रोग्राम। इसके अलावा
बहुत से हम लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात ज्यादा हुए या वायलेंस के वाकयात ज्यादा हुए लॉकडाउन की वजह से। अब उसमें रियासत को और रियासती इदारों को बताना कि अच्छा ये गैप्स हैं, किस तरीके से लॉ निशानदेही की आप लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी ऐसी मीटिंग्स हुई, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के साथ हुई, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के साथ हुई। तो बहुत से ऐसे काम जो कि एनजीओ ने किया और अभी भी कर रहे हैं, और रियासती इदारों को भी उनकी भी मदद कर रहे हैं, लेकिन खुद से भी देख रहे हैं कि हमने कैसे करना है। वो जरूरी नहीं है कि वो अगर टीवी पे नहीं है तो पीछे कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ठीक है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है। अफनान, मुझे आप बताइएगा, इंटरनेशनल डोनर्स क्या सिर्फ एक खास मखसूस एजेंडे के लिए फंडिंग करते हैं, या अवाम को किसी भी चीज की जरूरत हो उसका ख्याल भी रखा जा सकता है? देखें, दुनिया में कोई भी पैसा जो है वो किसी को बगैर एजेंडे के नहीं देता। ये हमारी खाम ख्याली में नस्ल कौम हो सकती है कि कोई बाहर से जो है वो पैसा इसलिए आ रहा है कि उन्हें हमारी बड़ी फिक्र है। मेरा ज़ाती तौर पे जो तजुर्बा है उसमें इस तरह का कोई मामला होता नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि उनका कोई एक सर्टन पॉइंट हो, कोई एजेंडा हो, या एक कोई उनकी डॉक्ट्रिन हो जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, और उस डॉक्ट्रिन को की प्रोपेगेशन के लिए वो लोकल लोगों को इस्तेमाल करें और अपना जो है यहाँ पे उसको प्रोपेगेट करें अपने मैसेज को। और उसके अंदर हमने देखा है कि बहुत सारे मसाइल हमारे मुल्क के अंदर बेताज है। मैं ये नहीं कह रहा, देखें मैं एक बात, बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जो अच्छे काम भी करती हैं, मैं ये सारों को एक उसमें नहीं डालना चाह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जिन्होंने फॉरेन एजेंडाज को पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेट किया, और जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे मसाइल आए। अब जो ये ज़रूर किया जा सकता है कि कोई ऐसा, जैसे अभी ये कह रही है कि SOPs बहुत ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं, तो इसके अंदर ज़रूर ये देखना चाहिए, मेरा ख्याल है कि हम कैसे उन SOPs को किस किस्म के मसाइल आए हैं ताकि हमारा से। मैं प्लीज रोशनी डाले ना, उसामा बिन लादेन के अलावा वो जो एक आपने वो बताया, उसके अलावा किस किस्म के मसाइल आए हैं इन एनजीओ की वजह से? देखें, इस मुल्क के अंदर एनजीओ ने, बहुत सारी ऐसी एनजीओ थी जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो है वो जिन्होंने ये टेररिस्ट मामलात को भी क्या कहते हैं लेके चली हैं। कोई बहुत सारी ऐसी एनजीओ हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर हमारे जो कल्चरल या इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जो भी काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो मतलब जिनके वेस्टर्न एजेंडाज हैं, जो इवन क्या कहते हैं, मैं किसी रिलीजन का नाम नहीं ले रहा, ऐसी जो इस्लाम से नहीं और रिलीजन से रिलेटेड एनजीओज हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। मेरा ये मकसद नहीं है कि हम किसी के ऊपर पाबंदी लगवा दें या किसी को, ये काम करना चाहिए और मैं किसी की नीयत पे भी शक नहीं कर रहा, लेकिन हमें मामले का पता होना चाहिए कि ये जो पैसा आ रहा है ये किस लिए आ रहा है, ताकि फिर उसको सामने रख के फैसला किया जा सके। और जहाँ तक मामला SOPs का है, अगर कोई बाहर से फंड आ रहा है और वो किसी एक अच्छी चीज के लिए आ रहा है तो जरूर उसको वेलकम करना चाहिए। वो मिसाल के तौर पे अगर पोलियो की क्या कहते हैं वैक्सीनेशन के लिए फंड आ रहा है तो अच्छी चीज है। ठीक है। इफ्तिखार साहब, आप वाकई समझते हैं कि खास एजेंडा भी होता है एनजीओ के लिए? और मीडिया के किरदार से मुतालिक भी बताइएगा कि आप समझते हैं हक अदा किया मीडिया ने इस दौर में अपने किरदार के सिलसिले में? सलमान, मैं नहीं मानता कि मीडिया वो कर सकता जो उसको करना चाहिए था। मीडिया कुछ और बहसों में उलझ जा रहा है। मीडिया इस बहस में उलझ जा रहा है कि कौन क्या कह रहा है। अभी निगत ने कहा कि ये हुकूमत की मदद करती है और सास प्रोग्राम में इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, तो ये रोल अगर एनजीओ का है ठीक है, सही है। फिर आपका जो सवाल है वो इस पे नहीं है। आपका सवाल ये है कि सिविल सोसाइटी ने इस कर्ब के दौर में, इस दौर में जबकि लोगों को ये एहसास दिलाना था कि क्या होने जा रहा है और उस पर उनको हमने वार्न करना था, वो तभी हम कामयाब होते कि एक तो हमारी उन तक रीच होती और वो हमारी बात को समझ सकते। बदकिस्मती है कि एनजीओ की ना तो इतनी रीच थी और ना ही वो एनजीओ की बात समझ सकते, क्योंकि कभी एनजीओ का वहां तक पहुंच हुई नहीं। हम जो काम करते हैं वो टीवी के लिए करते हैं, खबर के लिए करते हैं, ये यहाँ पे कामयाब नहीं होना। और मुझे अफसोस रहेगा कि हम लोग बतौर सिविल सोसाइटी इसमें नाकाम। और आप यकीन करेंगे, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने आपको वाकया सुनाया नारायण का। मैं आपको अपने बहुत सारे देहातों के नाम नहीं लेना चाहता, यहाँ पे लोग नहीं मानते इस बात को। लोग कहते हैं ये टीका लगा के आदमी मार देते हैं और पैसे वसूल कर लेते डॉक्टर। अब ये इस पे किसको लड़ना है? इसको एक दो अफराद ने तो नहीं लड़ना। ये जो एनजीओ का काम था, ये तो फाउंडेशन का काम था कि अगर लोगों को समझाते हैं भाई अब लोग 2000 मरे हैं और लाखों मुतासर हुए हैं, तो शायद थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि हाँ यार, ये लोग ऐसे टीका लगा के आदमी को मारते नहीं है।
पहले कहा कि ये लोग टीका लगा के आदमी को मार के पैसा देते, फिर यहाँ तक कहा गया कि इसमें बॉडी के अंदर ऐसी किस्म की चीजें लगा दी जाएंगी जिससे यहूदियों को फायदा होगा, और ये खुलेआम कहा गया। आप सोशल मीडिया को उठा के देख लें, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट हुई, किसी एनजीओ ने भी इस सारी डिबेट के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं। हालांकि मैं एनजीओ के बारे में ही कहता हूँ, वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल होती है, भला फाउंडेशन हो भला एनजीओ हो, वो पढ़े लिखे लोगों में मुश्तमिल होती है। किसी भी एनजीओ और किसी भी फाउंडेशन ने उन लोगों को चैलेंज नहीं किया जो ये हमाकत से भरी दास्तान को लेकर इस मुल्क में फिर रहे हैं। कम से कम हम इतना तो कर लेते। तो फिर यहां मैं समझता हूं कि ठीक है, ये बात बिल्कुल मेरे दोस्त की ठीक है, तो स्पेसिफिक एजेंडा हो और स्पेसिफिक नताइज हासिल करने हो तो ये लोग इफेक्टिवली प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पैसे इन्वॉल्व ना हो और फंडिंग इन्वॉल्व ना हो और इनका जो रोल है जिसको ये क्लेम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसमें ये नाकाम रहे। ठीक ठीक। निगहत दास साहब, आपसे ये सवाल होगा लेकिन इस ब्रेक के बाद कि वाकई आपका अगर किरदार कोई था अगर एनजीओस का, तो एक अवेयरनेस भी था, लेकिन अवेयरनेस हमने नहीं देखी। हमने मास्क देखे, उसकी 100 गुना कीमतें बढ़ गई, हमने सैनिटाइजर्स देखे, उनकी कीमतें बढ़ गई, लोग की केयरलेसनेस का ही इंतहा थी। यानी आखिरी हद तक लोग यही समझते रहे, स्पेशली इन छुट्टियों के अंदर, जो ईद के दिन छुट्टियों पे जो लोग शॉपिंग के लिए निकले अपने बच्चों के हमरा, लॉकडाउन दिखाने के लिए निकले, कहीं ऐसा नहीं लगा कि सिविल सोसाइटी ने रोक रोक के कहा हो कि नहीं ऐसा ना करो? एक अहम सवाल है, हमें ऐसा लगा जैसे एनजीओज ही खुद करंटीना में चली गई। इस सवाल पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इफ्तिखार साहब, अफनानुल्लाह खान साहब का ये कहना है कि बाकी एक सर्टन एजेंडा रिक्वायर्ड होता है एनजीओज को काम करने के लिए, और अगर वो एजेंडा नहीं हो सामने, तो चाहे कोरोना हो या कोई चीज़ हो, अगर नहीं है तो सर्विसेज की सूरत में ही, अवेयरनेस की सूरत में ही वो उतना काम करती हुई नजर नहीं आती। ऐसा ही है सलमान, लेट मी ऐड वन वर्ड। जी जी प्लीज। एजेंडे से मुराद ये है कि मतलब देयर आर स्पेसिफिक एनजीओ, कोई हेल्थ से मुतालिक हैं, कोई वुमेन एम्पावरमेंट से मुतालिक हैं, कोई सेक्टर अब्यूज से मुतालिक हैं, कोई बच्चों पे तशद्दुद से मुतालिक हैं। सो इनका अपना अपना एक वो टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है। Beyond that they have no role. At least I have no, मेरे लिए मैंने कभी कोई ऐसा रोल प्ले किया हो इन्होंने कि एज ए सिविल सोसाइटी, ये सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं एक मखसूस शक्ल में, मखसूस भट्टों के मजदूरों में एक वो होगा, यानी कि सिविल सोसाइटी इनके नजदीक कोई चीज नहीं होगी। ठीक है जी। अब मजीद डिटेल हो गई, मजीद तशरीह हो गई जी। निगहत साहब रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज। जैसे वो कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक एनजीओ है, वो अगर वो खवातीन के हकूक पे काम करती है तो वो डिजिटल राइट्स पे तो काम नहीं करेगी, ना ही वो हेल्थ के इश्यूज पे काम करेगी। तो हर जो भी इदारा है उसके अपने मखसूस एक गोल्स होते हैं और वो उन गोल्स के ऊपर काम करते हैं, वो ऑल ओवर द प्लेस काम नहीं करते। लेकिन ये इस बात को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि पेंडेमिक जैसे जो आप पहली दफा दुनिया में इतने सालों के बाद हमारी पिछली जनरेशन ने भी इस तरह के हालात नहीं देखे थे। तो एक ही सिविल सोसाइटी एनजीओ को बिल्कुल वो कह देना कि इन्होंने कुछ नहीं किया या इनकी तरफ से कोई चीज नजर नहीं है, ये बहुत मेरे ख्याल में इंतहाई नाइंसाफी की बात है और अनफेयर जजमेंट है। जिन जिन इदारों के जो जो मकासद थे उन्होंने उसके ऊपर काम किया, जो पॉलिसी पे काम कर रहे हैं उन्होंने पॉलिसी लेवल पे हुकूमती इदारों की मदद की और उनके साथ ताउन किया और उनको फीडबैक दी। जो लोग रिलीफ की एफर्ट पे काम कर रहे थे, वो मैंने आपको इतने नाम गिनवाए हैं, मेरे सामने अभी भी ऐसे अफराद के प्रोफाइल्स खुली हुई है जो इनफरादी तौर पे, वो भी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, वो कहीं जॉब कर रहे होंगे लेकिन इनफरादी तौर पे वो किस तरीके से मुख्तलिफ तहरीकों में शामिल होकर उन्होंने उनके साथ मिल के मदद की है, रिलीफ की। जो जहां तक अवेयरनेस की बात है, मैं यही बात पहले भी कर रही थी कि अवेयरनेस जो है वो हम सबका मुश्तरका काम है, वो सिर्फ एनजीओ या सिविल सोसाइटी का काम नहीं, उसमें मीडिया का भी किरदार आता है, उसमें आम अफराद का भी आता है, उसमें हुकूमत का भी आता है। और जो इस दौर में जिसमें हम लोग ना सिर्फ कोविड है बल्कि लॉकडाउन है और आप सिर्फ डिजिटल या ऑनलाइन स्पेसेस में या फिर आपकी टीवी के हद तक रसाई है, तो वहां से जो इंफॉर्मेशन का फ्लो आएगा तो आप उसी इंफॉर्मेशन पे बिलीव करेंगे ना। ठीक है। तो अगर आपके टॉप टायर से एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही
तो फिर आप बाकी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको मोर्जे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। उन्होंने अपना काम किसी न किसी हद तक किया है। हम लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन को और फेक न्यूज को कॉम्बैट करने के लिए ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम लोग बहुत शुरू से कैंपेन्स चला रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया कंपनीज को बताते हैं जो हमारा रोल है कि आप किस तरीके से अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सकते हैं और किस तरीके से जो मिस इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ दुनिया के खित्तों में फैल रही है और वो डिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जिसके पीछे मलीशियस मकासिद है, तो वो कैसे उसको देख सकते हैं। तो मैं ठीक है, मैं अफनान की तरफ बढ़ जाता हूं क्योंकि ताकि ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि हर बंदा इंफरादी तौर पर भी सिविल सोसाइटी का कोई बंदा है तो अपने अपने काम कर रहा है। अफनान, मेरा आपसे सवाल है, मजहबी तबकात ने हुकूमती SOPs पर बड़ा सख्ती से अमल किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसे मौके पर जब इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं कि मीडिया ने भी वो किरदार अदा नहीं किया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मेरा एक ख्याल है कि मैं ये ज़रूर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मजहबी जो मामलात हैं उनको वो SOPs इतने फॉलो कर लेंगे जितने उन्होंने कर लिए हैं, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि ये जितनी फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी कि बहुत सारे लोगों को इस बात का यकीन हो गया था कि ये कोई यहूदी साजिश हो रही है हमारे मुल्क में और कोरोना वगैरह कुछ है ही नहीं। बल्कि मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि कोरोना जो है वो अमीरों की जो है बीमारी है, गरीबों को होती नहीं है। तो ये इसको कॉम्बैट करने के लिए मिन हैसल कौम या सिविल सोसाइटी के तौर पे हम लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा हमारी इसमें कामयाबी नहीं रही और उसी की फिर रिफ्लेक्शन बाकी जगहों पे भी नज़र आती है। अब मिसाल आपको मैं दे देता हूँ, देखें ये एक मामला ऐसा था जिसमें पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, ये इसका कोई इलाज तो वैसे कोई नहीं है, इसके अंदर सारा मामला ही इंफॉर्मेशन का था और डिसिप्लिन का था। लेकिन क्योंकि आप जापान की मिसाल ले लें, जापान तकरीबन पाकिस्तान जितनी आबादी है, थोड़ी सी कम है, और उनका जो है वो हाइजीन लेवल बहुत अच्छा है, पर्सनल हाइजीन लेवल, और साथ जो है उनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कौम का। तो जब हुकूमत ने उनको जो है, हुकूमत भी वहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, हुकूमत ने एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ लिया और आगे SOPs डिफाइन करे, लोगों ने उन SOPs को फॉलो किया। आप यकीन करें बगैर लॉकडाउन किए जापान के अंदर उनका ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कन्फ्यूजन बहुत सारी जगहों पे थी, कोई भी अपना काम तो करता नहीं है हमारे मुल्क में, ये भी एक बड़ा मसला है। और फिर ज़ाहिर है जब कन्फ्यूजन हर जगह होगी और उसकी फिर रिफ्लेक्शन जो है आपको हर जगह नज़र भी आएगी। ये ज़रूर है कि रिलीजियस जो अल खिदमत फाउंडेशन हो गई हैं, ये जो बड़ी बड़ी चैरिटीज़ हैं, इनका काम बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर मेरा ये ख्याल है कि हम दीनी जमातों को मज़ीद बेहतर तरीके से, अगर हुकूमत इतनी ज़्यादा कंफ्यूज ना होती और दीनी जमातों को अच्छी तरह ऑन बोर्ड करती, तो हम मस्जिदों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे इस मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजन हर जगह थी, वही कंफ्यूजन आगे भी नजर आई, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया था। तो देखें मस्जिद से एक चीज अगर मौलवी साहब ने कह दी है तो वो तो फिर पॉपुलेशन फॉलो करती है आपकी। आप देहातों में और कोई बात लेके चले जाएं, लोग कहेंगे फलानी साजिश है फलानी, लेकिन अगर एक दफा मस्जिद में मौलवी साहब ने ये कह दिया कि ये वाला मसला इस तरह होगा, तो वो फिर पत्थर पे लकीर हो जाता है। क्योंकि देखें लोग रिलीजियस तो हमारे मुल्क में है और वो रिलीजन को बड़ा सीरियसली लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनको भी सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारा अपना मिनेसल कौम भी हमारा एक फेलियर है, मिनेसल हुकूमत भी एक बहुत बड़ा फेलियर है। मतलब हेल्थ सेक्रेटरी तीन चेंज हो चुके हैं पिछले 3 महीने में। आप सोचें कि क्या जो मेन मिनिस्ट्री है, जो लाइन ऑफ डिफेंस थी इसके अगेंस्ट, वो अगर सही तरह फंक्शन नहीं करेगी तो फिर वो उसकी ये फेलियर है, इसकी फिर प्रोपगेशन पूरी नजर आती है सोसाइटी के अंदर। हालांकि शुरू में ज्यादा फैला हुआ भी नहीं था। ठीक है अफनानुल्लाह, इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान ने भी इस सिविल सोसाइटी में से ही एक टाइगर फोर्स बनाई है और उसको बने हुए भी कुछ अरसा हो गया, चंद वीक हो गए हैं। आप समझते हैं कि इस पेंडेमिक के दौर में उसका किरदार अहम है या उसने अदा किया है किरदार? यार बात यह कि आपने खुद कहा ना कि अभी वो बनाई है तो वो कोई किरदार तो अदा करेंगे। अब ये बहुत अजीब सूरत पैदा होगी कि क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की सरमाई में बनी है। साफ है कि इस मुल्क के अंदर जो सियासी खिंचाव है वो अपनी हदों को छू रहा है, तो उसके लिए उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उससे बहुत सारे सवाल उठाए जाएंगे। ये सवाल भी उठाया जाएगा कि क्या उनकी कानूनी हैसियत क्या है और उसको कैसे सपोर्ट एक गवर्नमेंट की मिल सकती है। गवर्नमेंट ने दूसरी पार्टियों की जो इस किस्म की टीमें हैं उनकी मदद क्यों नहीं की, उनको सपोर्ट क्यों नहीं किया, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने उनसे खिताब क्यों नहीं किया, उनके लिए मिनिस्टर वगैरह क्यों नहीं दौड़ लगा रहे। तो ये सवाल तो उठेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो निगत कह रही थी कि इन्होंने पॉलिसी मैटर में बड़ा काम किया, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट का तो फिर रोल खत्म हो जाएगा आने वाले सालों में।
ये जो एनजीओ होती हैं ये अपना पॉलिसी मैटर्स पे हुकूमतों को बता दिया करेंगी कि पॉलिसी है क्या और उस पर अमल दरामद कैसे करना है। तो ऐसा से ये रोल भी खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट का भी। यहाँ भी एनजीओ आ सकती हैं अगर थोड़ी सी कोशिश करें और मेहनत करें, क्योंकि एक तरफ मेरा दोस्त कह रहा है कि मसाजिद का पास ये रोल है, एक तरफ वो निगत कह रही है कि उनके पास ये रोल है। तो मेरा ख्याल है आपका और मेरा रोल तो पहले ही बहुत कम है, तो बाकी रोल ये पूरा कर देंगे मस्जिद वाले और ये जो पॉलिसी मैटर समझा रहे हैं हुकूमत को। पार्लियामेंट बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, पार्लियामेंट के पीछे अवाम की स्ट्रेंथ होती है, अवाम का वोट होता है। सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान के अवाम है जिनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होती है। अगर पार्लियामेंट को आप स्टेक होल्डर नहीं मानते हैं तो फिर मैं सही कह रहा हूँ कि आप और ये जो मेरा दोस्त है ये मिलकर फैसला कर लें। निगत साहिबा मुझे प्लीज थोड़ी सी बात करने दें। जी प्लीज। प्रोग्राम था वो एनजीओ के किरदार के ऊपर था या सिविल सोसाइटी के, तो मैं यहाँ पे ये अर्ज कर रही हूँ कि बहुत सी एनजीओ का ये किरदार है कि वो बताते हैं कौन से मैकेनिज्म ठीक काम नहीं करे और वो सिर्फ अपनी राय देते हैं। उनकी राय ना मानी जाए ना सुनी जाए क्योंकि वो ग्राउंड पे होते हैं। और बहुत से पॉलिटिशियंस, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कमेटीज हैं, वो उनके हमेशा एक मुआवन किरदार अदा करते हैं। पार्लियामेंट का तो एक सुप्रीम रोल है और पार्लियामेंट का रोल को तो कोई चैलेंज ना कोई कर रहा। और यही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाना ना बुलाना वो भी एक डिबेट रही है ना कोविड के दिनों में। तो ये इसको प्लीज दो चीजों को मिक्स ना करें। हर स्टेक होल्डर का अपना एक किरदार है और मल्टी स्टेक होल्डरिज्म के तहत ही हम लोग इतने बड़े पेंडेमिक का मुकाबला करते हैं। ठीक है जी, इफ्तिखार साहब रिस्पॉन्ड कर दें प्लीज ताकि मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ूं। भाई मैं तो कुछ इसका रिस्पॉन्स नहीं करता। इतना खूबसूरत इंग्लिश का लफ्ज फिर आया कि मल्टी स्टेक क्या है कि मल्टी स्टेक क्या होल्डरिज्म, हाँ मल्टी स्टेक होल्डर्स की बात कर दी तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ। ठीक है तो इतना नहीं अच्छा, मैं ये जवाब दे देता हूँ। कतई इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सिविल सोसाइटी के किरदार या एनजीओ का किरदार नहीं था। हमने मीडिया के किरदार की बात की जिससे मुतल्लिक इफ्तिखार साहब ने कहा वो बिल्कुल कतई मुतमईन नहीं है। हमने मजहबी जमातों की भी बात की जिनका किरदार इस दौरान बीच में नजर आया और ये सर हमें कोशिश की कि थोड़े से वक्त में जितने किरदारों को सामने लाया जा सके। मैं इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, निगहदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, अफनानुल्लाह खान आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।